सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी हुई चौतरफा अपडेट्स, वो भी सबसे पहले सबसे तेज। चाहे हो कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग, हो कोई भी एग्ज़ाम या फिर बोर्ड से रिलेटेड कोई भी टिप्स, या फिर हो कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल कॉम्पिटिशन, हो कोई भी स्कूल से जुड़ी हुई पॉलिसीज़, हमारा चैनल आपको देता है सबसे पहले अपडेट। तो चलिए आज जो है हम बात करने वाले हैं, ये एक अपडेट नहीं है बट हाँ, ये एक टिप की तरह काम करने वाला है आज का हमारा वीडियो सभी उन बच्चों के लिए जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम फेस करते हैं 4 से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में। भाई आप और हम एक ना एक टाइम पे इस फेज से गुजरते हुए ज़रूर आए जब हमको ये पता ही नहीं होता था कि प्रॉपर राइटिंग मेथड है क्या। तो आज हम उसी राइटिंग मेथड को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं विद बेस ऑफ सम एक्सपीरियंसेस और सम शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी की है, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है एंड इस एज में हम बहुत ज़्यादा गाइडेंस हमें नहीं मिल पाता है, या हम उतना ज़्यादा नहीं जानते हैं कि भाई क्या हम ऐसा करें कि ये 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे लिए एक वरदान साबित हो, या फिर इनमें हम मैक्सिमम नंबर जो है वो जनरेट कर सकें अपने पेपर के लिए। हम मैक्सिमम नंबर जो है उसको लेकर आ सके, सो दैट हमारा जो पेपर है वो सही तरीके से चेक भी हो, एग्जामिनर को भी हम इम्प्रेस कर सकें, और साथ ही साथ में अगर मान लीजिए हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ है, कुछ भी है, तो कैसे उन चीज़ों को हम ले पाएँ, या कैसे अपने नंबर जो है मैक्सिमम ले सके। तो आज ये सारी प्रॉब्लम्स पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आगे तक इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने इसमें सब कुछ कवर किया, आप जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनको कवर किया है, इसके बाद सॉल्यूशन टिप्स भी बताई हैं कि इन प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। और एट द लास्ट, इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट टिप मैंने बताई है कि लास्ट मोमेंट पे जब आपके पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हों और बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके पास हों, या 15 मिनट्स आपके पास रह गए हों और बड़े बड़े 2 या 3 क्वेश्चंस आपके पास बचे हों, तब उस केस में आप क्या करें। तो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छी तरकीब भी बताई, लास्ट तक वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको यूजुअली फेस करने का जो है मिलता है कि भाई ये चीज़ें हैं मैम, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, सभी के साथ ये होता है, चाहे बोर्ड एग्जाम्स में हो या फिर हम लोग 8th-9th का भी अगर बच्चे पेपर लिख रहे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हालांकि उनके जो टीचर्स होते हैं वो उनके स्कूल टीचर्स होते हैं, तो वो जानते हैं कि कौन सा बच्चा कितना केपेबल है, तो वो अकॉर्डिंगली उसको मार्किंग जो है वो कर देते हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं काटते हैं। बट वॉट हैपन्स इन बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है कि आपकी कॉपी जो है यू नेवर नो कि कौन चेक करने जा रहा है, कौन से स्कूल का कौन सा टीचर किस माइंडसेट से जो है उसको चेक करने जा रहा है, उसका माइंडसेट आप नहीं जानते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप कुछ इस तरीके का करें, कुछ एक ऐसा आइडिया निकालें कि भाई जो भी टीचर सोचे, कुछ भी सोचे, वो वही सोचे जो हम चाहते हैं, या वो बिल्कुल उसी तरह से कॉपी चेकिंग करे जैसा कि हम चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स हम जो है स्कोर कर सके। 5 में से 5 भी मिल जाए या 4.5 भी मिल जाए भैया, तो भी बहुत अच्छी बात है ना। तो मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करें, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम है आपकी बहुत ही ज़्यादा ये एक कॉमन प्रॉब्लम है सभी बच्चों के साथ कि वो फॉरगेटिंग पॉइंट्स, है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा सा मान लीजिए 5 नंबर का कोई प्रश्न लिखने के लिए आ गया है ना, तो 5 नंबर के प्रश्न में जब हम सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ी भूल जो हम करते हैं वो क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं कि हम लिखना शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। हमको क्वेश्चन पढ़ते से ही लिखना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब हम उस केस में हम क्या करने लगते हैं कि भाई मैं सोच रही हूँ, मैं किसी आंसर का सोच रही हूँ, सोच सोच के लिख रही हूँ, फिर मैंने 2-3 पल सोचा, फिर मैंने दूसरी लाइन लिखी, फिर 2-3 मिनट सोचा, फिर दूसरी लाइन लिखी, फिर 2-3 मिनट सोचा, फिर तीसरी लाइन लिखी, और ऐसे कैसे करते करते 5 नंबर के प्रश्न में, भैया सीधी सी बात है कि 5 नंबर का प्रश्न है तो हमको उसमें कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा, थोड़ा एक्यूरेसी से लिखना होगा, है ना। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब हम इतना 2-3 मिनट एक लाइन को दे रहे हैं, 2-3 मिनट दूसरी लाइन को दे रहे हैं, 2-3, भाई इतना समय किसके पास है, और एट द एंड क्या होता है आपका पेपर छूट जाता है।
मोस्टली बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम फेस होती है कि उनका पेपर छूट जाता है ना, या फिर वो क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, करते भी है तो 5 नंबर का सवाल है तो उन्होंने 5 लाइन में लिख दिया। तो ये जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसकी सॉल्यूशन टिप क्या है। पहले हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई आपकी। दूसरी प्रॉब्लम हो गई आपकी जो बहुत ही ज़्यादा इसी में मैंने अभी कवर भी किया कि कांट कंप्लीट ऑन टाइम। भाई जब आपका एक इतने सारे जो क्वेश्चन हैं उनमें एक ही में आपने इतना सारा टाइम जो है गवा दिया तो आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी एट द लास्ट में ये शिकायत होती है कि मैम हम कंप्लीट नहीं कर पाए, हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं पेपर को, है ना। तो चलिए आज उसको भी लेकर बात करेंगे। तीसरा इशू आज हम जान लेते हैं। आज का हमारा जो तीसरा इशू होगा जो कि बहुत ही एकदम कॉमन इशू है और ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो कि अपनी हैंडराइटिंग पर जो है नहीं कर पाते हैं उतना ज़्यादा कमांड, तो हैंडराइटिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। और सबसे बड़ी बात उनके मन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि दी ये बताइए हैंडराइटिंग हमारी बहुत गंदी है तो किस हिसाब से मार्क्स कटते हैं, क्या क्राइटेरिया है मार्क्स कटने का। भाई तो आज हम उस क्राइटेरिया पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है ऐसा जिस पर मार्क्स आपके कटते हैं और क्या ऐसा आप करें जिससे कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो है मैं आपको जो जो एक सीक्रेट टिप देने वाली हूँ वो है राइटिंग मेथड, आप किस तरीके से लिखें। और ये एक प्रॉब्लम भी है कि हम इस तरीके से लिखते हैं कि चाहकर भी अगर हमने उसमें अच्छा भी कुछ लिखा होगा तो भी हम जो है उसका लिखने का जो तरीका है या जो सीक्वेंसिंग है क्वेश्चंस की या जिस वे में हम हैं, लाइन की स्पेसिंग है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस राइटिंग मेथड वाले इशू में बताऊंगी जहाँ पर आप नहीं जानते हैं कि मैम लिखा कैसे जाता है किसी भी आंसर को, है ना। तो ये जो 4 मेन प्रॉब्लम्स हैं इनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आई होप कि अगर आपकी जो है समझ में ये प्रॉपर वीडियो आए और अगर आप मुझसे कनेक्ट कर सकें, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब जान लेते हैं कि भाई क्या करना है ना, क्या करना है, व्हाट्स द सॉल्यूशन, करना क्या है हमको। मैम इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपने डिस्कस की, हम लोगों को बिल्कुल यही प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे संग बिल्कुल यही चीज़ें होती हैं, आपने हमारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, अब हमको करना क्या है वो बताइए। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल इन्हीं चार कॉमन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, जिसके लिए आप सभी लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है परेशान भी होंगे, कन्फ्यूज्ड भी होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डिलेमा में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाता है कि मैम ऐसा है तो ऐसा कैसे होगा, अगर हमको हैंड राइटिंग का इशू है तो हम उसको सही कैसे करें, मार्क्स किस हिसाब से कटते हैं, लिखा कैसे जाता है। भाई इतने सारे सवाल हैं, इवन मेरे स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सब चीज़ें पूछते रहते हैं। तो चलिए आज मैं आपके हर सवाल का जवाब देने जा रही हूँ और ये जो 4 हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, इन चारों का सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। तो पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं आज की हमारी सॉल्यूशन टिप्स की ओर। सॉल्यूशन टिप्स हमारी पहली जो सॉल्यूशन टिप है वो क्या कहती है एक बार देख लेते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन टिप जो है वो क्या कहती है, देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम को अगर आप लें तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी कौन सी हो गई भाई, फॉरगेटिंग पॉइंट्स, है ना। सबसे ज़्यादा हमारे संग यही प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करते हैं कि पॉइंट्स को भूल जाते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हो गई हमारी फॉरगेटिंग पॉइंट्स, है ना। तो फॉरगेटिंग पॉइंट्स के लिए क्या करना होगा, अब आप देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरे को एक जो है एक आंसर लिखने के लिए दिया गया। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया कि आप क्या करते हैं कि 5 नंबर का अगर कोई प्रश्न होता है, 5 नंबर का मान लीजिए आपका कोई प्रश्न है, तो प्रश्न में आप क्या करेंगे यूजुअली कि आप बस प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद जो है आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग यूजुअली करते हैं वो सबसे बड़ी गलती यही है कि हम सीधे प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न से जो है लिखना शुरू कर देते हैं, फिर थोड़ा सोचते हैं, फिर 2 लाइन्स लिखते हैं, फिर थोड़ा सोचते हैं, फिर 2 लाइन्स लिखते हैं। ऐसे में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका टाइम वेस्ट होता है। और भाई चीज़ें तो आप भूलेंगे ही जब बार बार सोचेंगे तो इन दैट केस आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके का आपका आंसर शीट रहती है। ठीक है, ये मैं 2 पेजेस में आपको बता रही हूँ, इस तरीके की आपकी आंसर शीट रहती है। मान लीजिए आपको यहाँ पर लिखना है 5 नंबर वाला प्रश्न, आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और ये सोचिए कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या पता है। अब क्या कीजिए, आप अपनी आंसर शीट का बिल्कुल लास्ट पेज लीजिए, लास्ट पेज आप इसी के लिए रखें, इसको आप कह सकते हैं लास्ट पेज टेक्निक।
है ना। इस राइटिंग मेथड को या इस तरीके के मेथड को आप बोल सकते हैं लास्ट पेज टेक्निक है। ये लास्ट पेज जो टेक्निक है वो आपको हमेशा काम देगी आगे भी, चाहे आप सीबीएसई का कोई एग्जाम दें, चाहे आईआईटी दें, मेंस दें, यूपीएससी का नीट दें। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमेशा जो है एक कारगर टेक्निक आपके लिए रहने वाली है। तो लास्ट पेज टेक्निक के बारे में आज हम जानेंगे। लास्ट पेज टेक्निक क्या होती है? लास्ट पेज टेक्निक, देखिए लास्ट पेज टेक्निक का मतलब होता है आपने जो है क्वेश्चन को पढ़ा और आपने अपनी आंसर शीट का लास्ट पेज निकाला और लास्ट पेज पे आपने क्या किया, उस 5 नंबर के प्रश्न में जितने भी पॉइंट्स आपको आते हैं उनको शॉर्ट में, जिस तरीके से आप नोट से पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे बोला गया कि आपको लिखना है किसी मूवमेंट के बारे में, है ना, किसी मूवमेंट के बारे में लिखना है, मान लीजिए चंपारण मूवमेंट के बारे में लिखना है, या जो भी टॉपिक है आपके सोशल साइंस में, मैथ्स में, जिसमें भी आप ये चाहते हैं कि आपको रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं, तो पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और शॉर्ट में लास्ट पेज पे आप छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दीजिए। जैसे कि चंपारण मूवमेंट कब शुरू हुआ, कौन से ईयर में हुआ, आपने ईयर लिख दिया, 1919 में शुरू हुआ, इस जगह से हुआ, इसने सबसे पहले किया, है ना। पूरा सेंटेंस मत लिखिए, क्या कीजिए, बस वही नोट बना लीजिए, 1919 में हुआ, महात्मा गांधी ने शुरू किया, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बस। इसमें क्या कीजिए, इसको बोलते हैं लास्ट पेज टेक्निक, जिसमें आप पॉइंटर्स बना लेते हैं, जिस तरीके से आप मेन पॉइंट उसके बस लिख लेते हैं कि हाँ भाई इतनी चीज़ें हमें इसके बारे में पता है। तो मान लीजिए 5 चीज़ें हैं, जैसे 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको कम से कम इतना तो वो लोग जो है करते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन ही ऐसा रखते हैं जिसके बारे में आपको कम से कम 8 से 10 पॉइंट तो एटलीस्ट आपको इसमें लिख लेने हैं। किस में लिख लेने हैं? पॉइंटर्स में लिख लेने हैं। 7-8 पॉइंट फिर भी लिख लीजिए, 7-8 पॉइंट आपने छोटे छोटे लिख लीजिए कि ये इतने में शुरू हुआ। पूरा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है। 1919 चंपारण, महात्मा गांधी, ये किसान का नाम क्या था जिसने शुरू किया। इस तरीके से आपको पॉइंटर्स बना लेने हैं। ये कितने मिनट का काम है? हाईली 2 से 3 मिनट का काम है। कितने मिनट का काम है? 2 से 3 मिनट का काम है। अब आप ये जान लीजिए कि इन 2-3 मिनट में ये जो आपने 10 पॉइंट लिखे हैं, ये आपके बाकी के पूरे 5 नंबर के प्रश्न के 15 मिनट बचाने वाले हैं। कैसे, वो समझ लीजिए। 2-3 मिनट्स में ये जो आपने 10 पॉइंट लिखे हैं, अब इनका आप जो है क्या करना शुरू करें, आंसर बनाना शुरू करें, जहां पर आप अपनी फेयर जहां पर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 10 था 5 नंबर का, तो यहां से अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। क्या करना है आपको? बस पेज पलटना है, पॉइंट को देखना है और अपनी जो राइटिंग है या अपने जो सेंटेंसेज हैं उनको फॉर्म करना शुरू कर देना है। हमने भाई लिखा था, पहला लिखा था 1919 में शुरू हुआ था, तो दिस रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन 1999, है ना। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार, है ना। तो ये इस तरीके से अब आपको सेंटेंसेस बनाना आसान होगा और साथ ही साथ में जो आप हर लाइन पे 2-3 मिनट सोच रहे थे, वो सारे 15 से 20 मिनट बच के आपके जो है कन्वर्ज हो गए 2 से 3 मिनट में, और पूरा आंसर जो है बस उसको जितना आपको टाइम लगेगा लिखने में उतना ही लगेगा, एक्स्ट्रा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई फॉरगेटिंग पॉइंट्स के लिए आज हमने एक बहुत ही बेहतरीन जो है एक ट्रिक उसको डिस्कस किया, जिसको हमने बोला लास्ट पेज टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको हम? लास्ट पेज टेक्निक। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर टेक्निक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, आप चाहे किसी भी एग्जाम को लिख रहे हो। चलिए अब देख लेते हैं हमारी आज की दूसरी प्रॉब्लम। तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या है भाई? हमने दूसरी प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस किया था कि कांट कंप्लीट ऑन टाइम, पूरी तरह से हम कंप्लीट नहीं कर पाते। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों से आपस में जुड़ी हुई हैं। फॉरगेटिंग पॉइंट्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी दूसरी प्रॉब्लम को जनरेट करने में, दैट इज़ यू कांट कंप्लीट ऑन टाइम, है ना। टाइम मैनेजमेंट। अब आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखिए टाइम मैनेजमेंट पहला तो जो मैंने आपको बताया लास्ट पेज टेक्निक से होगा। लास्ट पेज टेक्निक से अब आप जान लीजिए कि आपके जो बड़े बड़े जो नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो अगर आपके कवर होगा तो भाई ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट आपका होने लगेगा। इसके बाद एक चीज़ और जो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम खर्च ना करें, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भाई नहीं आ रहा है, तो आई सजेस्ट कि आप उतनी जगह छोड़ दें और बाद के लिए उसको छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्टिव में आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया और इधर पीछे आपके जो बड़े बड़े जो आंसर्स हैं उनके नंबर आपके छूट गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट लास्ट में 10 से लेकर 15 मिनट्स का गैप आपके पास बचना चाहिए टू रीचेक योर पेपर एंड टू थिंक अबाउट इट।
है ना, टू रीचेक योर पेपर एंड टू थिंक अबाउट इट, कि जो आपने नहीं किया है उसके लिए आपको 10 से 15 मिनट्स आपको मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम को मैनेज करके चलिएगा, तो आपकी जो ये जो हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगी। चलते हैं आज की हमारी तीसरी प्रॉब्लम पर। तीसरी प्रॉब्लम है बहुत ही मेजर इशू इसको बोला जाता है, दैट इज हैंड राइटिंग इशू। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम के बाद ये सोच रहे होते हैं कि यार मैंने लिखा तो बहुत अच्छा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैंड राइटिंग, बिकॉज माई राइटिंग वॉज नॉट गुड, आई कुडंट गेट द मार्क्स। तभी हैंड राइटिंग इशू का क्या करना होगा? और मैम अगर मान लीजिए मेरी हैंड राइटिंग बुरी है तो मेरे को ऐसा क्या टिप करना चाहिए, कौन सी टिप्स ऐसी अपनानी चाहिए सो दैट मेरी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आई एम ऑल्सो अ टीचर एंड आई एश्योर यू, अगर आपकी जो हैंड राइटिंग है वो रीडेबल है, अगर आप आर मान लीजिए एक सही आर इस तरीके से बनता है, और अगर आप आर ऐसे भी बना रहे हैं, इट इज ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके टीचर को आर समझ में आता है, देन यू डोंट वरी, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब आप आर को बिल्कुल ऐसे बना दें, या आप आर को बिल्कुल इस तरीके से बना दें, या किस ऐसे कुछ तरीके से बना दें जो बिल्कुल भी किसी के भी समझ में ना आए, देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। यस, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। आपकी जो हैंड राइटिंग है अगर रीडेबल है, अगर आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। टीचर पूरा प्रयास करेगा कि वो आपके कॉन्सेप्ट्स को समझे, आपने जो लिखा है उसको पढ़े, क्योंकि टीचर को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो आपके जानबूझकर मार्क्स को कट करने का प्रयास कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, बशर्ते कि आप कुछ ऐसी हैंड राइटिंग लिखें कि वो थोड़ी बहुत रीडेबल हो, थोड़ी बहुत समझ में आए आप जो कहना चाह रहे हैं, बस उतना आप लिखिए। बाकी अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, आपने आंसर में पॉइंटर्स सही डाले हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हैंड राइटिंग इशू इज नॉट अ वेरी बिग इशू। पर हाँ, अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी है तो आई सजेस्ट कि आप अभी से उस पर थोड़ा बहुत मेहनत करने की कोशिश कीजिए, टाइम है, तो एग्जाम तक भी आप उसको सुधार उसमें लेकर आ सकते हैं। ये हुई हैंड राइटिंग की बात। अब चलते हैं आज के फोर्थ पॉइंट की ओर, राइटिंग मेथड। बिल्कुल, आज का हमारा जो सीक्रेट जो चीज़ जो सीक्रेट टिप मैं आपको देने वाली थी, वो उसका अराइवल जो है वो इस समय हो चुका है। आज की हमारी सीक्रेट टिप की ओर, पर सीक्रेट टिप से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देना चाहती हूँ। तो जो हमारा जो लास्ट था भाई, राइटिंग मेथड, तो देखिए राइटिंग मेथड कैसे आप लिखें उस पर आज हम बात करेंगे। राइटिंग मेथड, कौन सा राइटिंग मेथड आपको यूज करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने अपने आंसर्स में शामिल करना है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो भाई ये जो एक हेडिंग है राइटिंग मेथड की, इसको हम एक अलग ही ले लेते हैं कि राइटिंग मेथड एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने ध्यान से कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि आपकी आधी समस्या, पेपर को लिखने की आधी समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है। आप थोड़ा बहुत बीच में इधर उधर सेंटेंसेस को थोड़ा बहुत भी इधर उधर अगर आपसे हो भी जाते हैं ना, तो भी मतलब एक होता है ना, कॉपी देखकर एग्जामिनर के मार्क्स अपने आप हाथ से देते चले जाएं, इस तरीके से आपको राइटिंग मेथड अपना सेट करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे राइटिंग मेथड के फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है आपका सीक्वेंसिंग। फर्स्ट पॉइंट आपका राइटिंग मेथड में आ जाता है सीक्वेंसिंग। तो अब मैम बताइए सीक्वेंसिंग टेक्निक क्या होती है। तो चलिए सीक्वेंसिंग टेक्निक को समझने के लिए एक बार मैं आपको बताती हूँ कि सीक्वेंसिंग टेक्निक एक्चुअली में होता क्या है। चलिए एक बार मैं इस मार्कर को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, आई होप ये शायद थोड़ा बेटर तरीके से आपको समझ में आ सके। तो आज का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट बन जाता है वो बन जाता है सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग में देख लेते हैं सीक्वेंसिंग में क्या करना है। मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए 5 मान के चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, इस तरीके से आपके लगभग 16, 17, 18 क्वेश्चंस करीब होते हैं वैसे तो, पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। अभी जैसे मान लीजिए 5 प्रश्न हैं, तो 5 प्रश्न में आपने क्या किया कि आपने स्टार्टिंग की क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इस तरीके से लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में आपने 4 लिख दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप खुद सोचिए कि अगर आपको आपके घर की चीज़ें, एक दिन आप घर में आए और घर में आपका सारा सामान जो है अस्त व्यस्त मिले, तो आपको कैसा फील होगा।
कैसा फील होगा? आप खुद सोचिए कैसा फील होगा आपको। इतना ज़्यादा स्ट्रेस मिले कि एक ग्लास जो है वो आपकी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, टेबल जो है वो उल्टी रखी हुई है, उसके अंदर बुक्स रखी हुई हैं, अलमीरा के ऊपर कपड़े रखे हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल वैसा ही फील होता है एग्जामिनर को जब आप इस तरीके से आंसर्स लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पहले लिख दिया, 18 पहले लिख दिया, 17 पहले लिख दिया, 16 पहले लिख दिया, 15 पहले लिख दिया। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कहने भर की बात है कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किसी भी लेवल पे करें, और इसमें ये इंस्ट्रक्शन में लिखा भी होता है। मैं ये मानती हूँ कि इंस्ट्रक्शंस में भी ये चीज़ लिखी होती है कि भाई आप अपने क्वेश्चंस को किसी भी सीक्वेंस में सॉल्व कर सकते हैं, बस सॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने मान लिया, पर यू थिंक योर सेल्फ, आप खुद सोचने की कोशिश करो। अगर आपकी बुक्स जो है वो मैथ्स वाली जो है सोशल साइंस के अंदर कवर के अंदर लगा दी जाए, सोशल साइंस के कवर के अंदर जो है इंग्लिश लगा दी जाए, इंग्लिश के कवर के अंदर हिंदी लगा दी जाए, आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल सेम इज द सिचुएशन विद योर इन्विजिलेटर या एग्जामिनर जो आपका चेक करता है। भाई आप उसकी बात भी तो समझिए, वो कितना कंफ्यूज होगा आपकी कॉपी को चेक करने में अगर आप इस तरीके से सीक्वेंसिंग गड़बड़ करके लिखेंगे। तो पहला आपका जो टिप है वो है सीक्वेंस के साथ ही कोशिश कीजिए कि सीक्वेंस के साथ ही सारे आंसर्स को आप जो है जवाब दीजिए उनका। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, आज के हमारे सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है नो कट्स। नो कट्स नहीं, एक्चुअली तो सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो हमारा कहता है सिंगल कट, है ना। नो कट्स तो इज नॉट पॉसिबल, बट यस सिंगल कट इज पॉसिबल। अब आप बोलेंगे कि मैम सिंगल कट क्या होता है? तो देखिए, सिंगल कट इस तरीके से होता है जैसे कि मान लीजिए मैं कोई आंसर लिख रही थी, यहाँ पे इस तरीके से मैं आंसर लिख रही थी, मुझे लगा कि अरे यार ये मैंने कुछ गलत लिख दिया। भले ही चाहे वो आप एक वर्ड लिखें, एक लेटर लिखें, या फिर एक पूरा सेंटेंस लिखें, या पूरा एक पैराग्राफ ही क्यों ना लिखें, आपको इस तरीके से कट कभी नहीं करना। ये देखिए, आप देख सकते हैं ऑन द बोर्ड, आपको ऐसे कट कभी नहीं करना है। इससे भी एग्जामिनर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी कॉपी बहुत गंदी दिखती है। तो अगर आप कट करना चाहते हैं तो इन दैट केस आप क्या करें? सिंगल कट लगाएं, बस हो गया। एग्जामिनर नोज कि आपने सिंगल कट लगाया है, मतलब उस वर्ड का, उस पैराग्राफ का, उस सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो कोशिश करें कि ये जो कट हो ये हमेशा सिंगल कट हो, और वो भी ऐसा नहीं कि आप जेल पेन से लिख रहे हैं तो इंक उसकी आगे हो गई, पीछे हो गई। तो मैं आपसे फिर प्रेफर करूंगी कि आप बॉल पेन का ही यूज़ करें जितना ज़्यादा हो सके। ऐसा कोई भी काम ना करें कि ज़्यादा खूबसूरती के चक्कर में पेपर आपका बिगड़ जाए। तो ये हो गया आपका सिंगल कट फॉर्मूला। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमारा आज का क्या कहता है? तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि क्या करना है आपको? सिंगल कट हो गया हमारा, सीक्वेंसिंग हो गई हमारी, आपको करना है हाइलाइट्स। ठीक है, हाइलाइट्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाइलाइट्स का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आपने कोई आंसर निकाला, ठीक है, मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आप मैथ्स का कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं, और आपका आंसर जो है वो आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या किया? आप इधर लिख रहे हैं इज इक्वल टू आपने लगा के यहाँ भी लिख दिया। भाई ठीक है, आपने लिख दिया, आपने आंसर पूरा सही किया है, बट डू नॉट फॉरगेट टू हाईलाइट द आंसर। आपको हमेशा आंसर को इस तरीके से हाईलाइट करना है सो दैट एग्जामिनर को बिल्कुल भी परेशानी ना हो आपका आंसर ढूंढने में। तो हाईलाइट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड टेक केयर ऑफ। हाईलाइट आपको हमेशा करना है जो भी आपका आंसर निकले वो। और अगर आप पैराग्राफ वाले आंसर्स लिख रहे हैं तो उसमें आप हाईलाइट कैसे करेंगे मैम? तो देखिए, उसको आप किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। मान लीजिए आप जो है डेट को हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए वहां पर। जैसे मान लीजिए यहाँ डेट लिखा, आपने डेट को हाईलाइट कर दिया। आपने अगर कोई उसका कोई मूवमेंट का या किसी भी इवेंट का आपने जगह का नाम लिखा है, जगह को हाईलाइट कर दिया। तो जो मेन पॉइंटर्स जो मैंने आपसे बताया था लास्ट पेज टेक्निक पे, जो आपने पॉइंटर्स लिखे हुए हैं उनको आप हाईलाइट कर दीजिए। भाई एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने ये पॉइंट्स हैं जो इसमें कवर किए हैं, तो आपको ज़्यादा मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने की संभावना जो है वो बन जाती है। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर। तो भाई फोर्थ पॉइंट क्या होने वाला है? इतना आपने कर दिया, इसके लिए बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें फूल पत्ती बनाएं, बार बार इस तरीके से हर क्वेश्चन के बाद लाइन खींचे, ऐसा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ब्लैक और ब्लू से मैम कलरफुल जितना ज़्यादा हो सके नहीं, बस आप अगर पूरा ब्लू से भी लिखेंगे, अगर आप साफ सफाई से लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स आप गेन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है और लगभग हर बच्चा इसको बोर्ड एग्जाम्स में दोहराता है, वो ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आंसर नंबर 2 लिख रही हूँ। ठीक है, अब आंसर नंबर 2 मैंने यहाँ से इस तरीके से शुरू किया लिखना है, मैंने लिखा, ये लिखा यहाँ पर, ये मेरा थोड़ा बड़ा आंसर था, मैंने यहाँ तक इसको लिख दिया।
अब जब मैं आंसर नंबर 3 शुरू कर रही हूँ, तो आंसर नंबर 3 मैंने क्या किया, आंसर नंबर 3 मैंने यहीं से लिखना शुरू कर दिया, यहाँ से इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया। भले ही मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ है, पर डू यू नो व्हाट, एग्जामिनर के पास कितनी कॉपीज हैं जांचने के लिए या इंस्पेक्ट करने के लिए या उसको चेक करने के लिए? भाई उनके पास हजारों कॉपीज रहती हैं। एक दिन में एक एग्जामिनर कम से कम 50 से 55 कॉपीज जो है वो चेक करता है। आपने क्या किया, यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, अगली लाइन से आपने जो है थर्ड शुरू कर दिया। इट मे पॉसिबल, है ना, इट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल ये चीज़ है कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए और आपको यहीं से, अगर हो सकता है भाई वो पूरा आंसर आपने ये वाली लाइन इसी में जोड़ दी तो वो ये पढ़ ही ना पाए ये वाली लाइन, और इसमें आपने कोई खास पॉइंटर लिखा हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आंसर, अगर आपके 2 आंसर्स हैं तो उन 2 आंसर्स के बीच में आपको एक लाइन एटलीस्ट छोड़नी ही छोड़नी है, सो दैट ये जो एग्जामिनर है उसको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये आंसर अलग है और यहाँ से ये वाला आंसर शुरू हो रहा है। तो कुल मिला के आपको जो गैपिंग है, पैराग्राफ गैपिंग्स, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हो जाता है हमारा लाइन स्पेसिंग का पॉइंट, कि लाइन स्पेसिंग का आप ध्यान रखें, है ना। लाइन स्पेसिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी हो जाती है, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलती है और जो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोरिंग के लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट की तरह काम भी करती है। चलिए अब चलते हैं हमारे आज के बिल्कुल लास्ट टेक्निक पर, जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी। अगर आपके पास लास्ट में 15 से 10 मिनट्स बचे हैं, ठीक है, आपके पास कितने बचे हैं, 15 to 10 मिनट्स बचे, और आपके जो आंसर्स हैं वो 4 to 5 मार्क्स का एक आंसर है, और कितने आपके 2 से 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो मैम इन दैट केस हम ऐसा क्या करें कि हमको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। भाई फुल मार्क्स तो आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, 15 से 10 मिनट में आप 4-5 नंबर का एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, हाईली एक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैम उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें, तो देखिए उसका सॉल्यूशन ही मैं आज आपके लिए आज की हमारी सीक्रेट टिप की जगह लेकर आई हूँ, सीक्रेट टिप की जगह लेकर आई हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह की समस्या में जब आप फंस जाएं तब आप उसमें क्या करें। तो देखिए आपको मिला एक क्वेश्चन जिसमें आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग सकते थे, तब आप क्या यूज़ करें भाई, चार्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करें। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी किसी भी आपको दिया गया कोई भी क्वेश्चन करने को, आपको पता है कि इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसके टाइप्स लिखने हैं, इसके पार्ट्स लिखने हैं, या फिर इसके बारे में कोई डेफिनेशन लिखनी है मुझे, फिर जो है इसके बारे में थोड़ा सा और इसका कंक्लूजन बताना, इंट्रोडक्शन बताना है। क्या करें, यहाँ पे अपना टॉपिक लिखें इस तरीके से, और चार्ट फॉर्म में आप जो है पॉइंटर्स को इस तरीके से, देखिए चार्ट फॉर्म में आप पॉइंटर्स को मेंशन कर दें। आई गारंटी यू कि आपको भले ही 5 में से 5 या 4 में से 4 मार्क्स ना मिले, पर येस यू विल गेट 4 आउट ऑफ 5 एंड 3 आउट ऑफ 5, है ना। मतलब बहुत ही कम मार्क्स आपके काटे जाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का ये बेस्ट तरीका है कि आप चार्ट्स का और जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, क्लासिफिकेशन चार्ट्स का इस तरीके से आप यूज़ करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 15 मिनट में आप वो 2 से 3 क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, आपको मार्क्स भी मैक्सिमम लेवल पे मिल जाएंगे। तो जी आज ये था हमारा पूरा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस और लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि इसके बाद भी आप आपकी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊँ। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे जी।